हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी 11th में आ चुके हैं। आपने आर्ट्स स्ट्रीम ले लिया है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट रखे हैं। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आप सभी को भी, है ना? क्योंकि अभी तक आप सभी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट ना आप एसएसटी में पढ़ा करते थे, जिसका चारों ही सब्जेक्ट को मिला के एक अलग से पेपर बनता था, एक पेपर बनता था। लेकिन अब 11th में आ चुके हो, पॉलिटिकल साइंस का अलग से एग्जाम होगा, हिस्ट्री का अलग से होगा, है ना, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग लग रहा होगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, आप सभी इन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। बहुत कुछ आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। मजा आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से एसएसटी में इंटरेस्ट लेते हुए आ रहे, तो जाहिर सी बात है तभी आपने आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट लिया है, तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आप इन सब्जेक्ट के बारे में लगभग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो दो किताबें लग रही है भाई, है ना। संविधान, सिद्धांत और व्यवहार फर्स्ट बुक, और राजनीति सिद्धांत जो कि सेकंड बुक रहेगा। और फर्स्ट बुक जो हमारा संविधान वाला है, उसमें पहला ही चैप्टर हमारा संविधान के बारे में दे रखा है। इस चैप्टर में ऐसी ऐसी जानकारी दे रखी है जो कि जिंदगी भर आपके काम आने वाली है ना भाई। मतलब पूरी बुक में, अगर पूरी किताब की मैं बात करूं, तो पूरी किताब में ऐसी ऐसी जानकारी दे रखी है ना, जो कि आप कॉलेज में चले जाओ, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने बेस को मजबूत करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो अभी से ही आप मेहनत कीजिए, अभी से ही चीजों को समझना स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है भाई, इसमें हम संविधान क्या है, संविधान हमें क्यों चाहिए, और संविधान कैसे, है ना। संविधान क्यों और कैसे, यानी कि संविधान हमें क्यों चाहिए और संविधान बना कैसे, इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम जानने वाले हैं। संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले देखो, वन शॉट रहेगा, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो में भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रोशन सर स्टडी पॉइंट विख्यात है पूरे यूट्यूब चैनल की। अगर मैं बात करूं, जो आर्ट्स स्ट्रीम की कैटेगरी है उसमें विख्यात है, फेमस है अपने एनिमेटेड वीडियो के कारण। देखो, अगर आप इस चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों ने इन वीडियोस को देख के अपने 11th क्लास में बढ़िया स्कोर किया है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा है, तो एनिमेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है इस चैप्टर का। तो भैया एनिमेटेड वीडियो भी आप सभी देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो से भी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम सपाट, एकदम हलवा तरीके से मैंने एकदम इस चैप्टर को समझाया। चलिए, अब अपनी पीपीटी में आ जाते हैं भाई। देखो, एग्जाम्पल के माध्यम से हम संविधान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। मतलब हम, जैसे देखो, संविधान किसी देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नियम, कायदे, कानून अगर नहीं होंगे तो कोई भी देश में शासन व्यवस्था सही से नहीं चल पाए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लो एक स्कूल है, ठीक है। अब एक स्कूल की कंडीशन आप देखो, हम राष्ट्रीय स्तर पे नहीं जा रहे, हम एक मतलब एक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक स्कूल है जहां पे कोई भी नियम, कायदे, कानून नहीं है। मतलब कि स्कूल में आने का कोई टाइम नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, जो मर्जी आओ पहन के आ जाओ, है ना। बैठने का कोई तरीका नहीं है, कोई डेस्क पे बैठ रहा है, कोई डेस्क के ऊपर बैठ रहा है और कोई जमीन पे बैठ रहा है। टीचरों के आने का आता पता नहीं है भैया, टीचर का जब मन कर रहा है तब क्लास में आ जा रहा है। पान चबाते हुए टीचर आ रहा है, इधर उधर क्लास में कहीं भी थूक दे रहा है। तो कोई नियम नहीं है ना। देखो क्या लिखा है, कोई नियम नहीं, मारपीट और झगड़े होंगे, मनमानी चलेगा, है ना। जो बाहुबली टाइप के जो बच्चे होंगे वो कमजोर बच्चों को दबाएंगे, है ना। किसी के अधिकार नहीं होंगे, मतलब कि कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है। अव्यवस्था का माहौल छा जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है? क्या सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल सकते हैं? हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे माहौल में क्या कोई अपना विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ऐसे माहौल में एक सभ्य समाज की स्थापना हो सकती है? जैसे अभी हम एक सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, है ना। तो सभ्य समाज की स्थापना क्या ऐसे माहौल में हो सकती है? नहीं हो सकती। पुराने समय की ही हम बात कर ले, राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड की हम बात कर ले, उस समय भी नियम, कायदे, कानून से ही चीजें चलती थी। हाँ, हालांकि राजा अपनी मनमानी करता था, राजा ही नियम बनाता था और राजा ही उन नियमों का पालन करता था, मतलब उन नियमों का पालन करवाता था और राजा ही उन नियमों का उल्लंघन भी कर देता था। लेकिन नियम होते थे, आम नागरिकों के लिए नियम बनाए जाते थे। अब देख लो, एक ऐसा स्कूल है जिसमें सारे नियम बने हुए हैं, है ना। एक नियम अनुसार चलने वाला स्कूल है, जहां पे सभी बच्चे टाइम से आते हैं। यूनिफॉर्म कोड है, मतलब कि स्कूल का एक यूनिफॉर्म डिसाइड किया कर रखा है, वही पहन के आएंगे बच्चे। सारे बच्चे डेस्क पे बैठेंगे एकदम,
जब क्लास में टीचर आएगा टाइम से आएंगे, है ना। तो ऐसे माहौल में क्या होगा, अनुशासन होगा, समानता स्थापित होगी, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि संविधान यानी कि नियम कायदे कानूनों का होना हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है ना। इधर भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो अगर संविधान नहीं होगा, अगर संविधान नहीं होगा तो सरकार मनमानी करने लग जाएगी भाई। जो पावरफुल लोग होंगे वो सत्ता पे अपनी जकड़ जमा लेंगे, है ना, और फिर वो क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, कमजोर लोगों को दबाएंगे, फांसी पे लटकाएंगे और अपनी सत्ता चमकाएंगे, है ना। अधिकारों का हनन होगा भाई, पुलिस में जाओगे कोई सुनवाई नहीं होगी आपका, है ना। पूरी अराजकता छा जाएगी हर जगह, ठीक है। अराजकता और शांति का माहौल होगा, कमजोर और गरीब लोगों का शोषण होगा अगर संविधान नहीं होगा तो, ठीक है, ठीक है। संविधान है, अगर संविधान है किसी देश के पास, संविधान के अनुसार नियम कायदे कानून चल रहा है, क्या होगा, न्याय और समानता सुनिश्चित होगा भाई, न्याय की स्थापना होगी, है ना। हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, मतलब कि कुल मिला के आपका आर्थिक विकास होगा, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, देश का विकास और प्रगति होगा, नागरिक सुरक्षित और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। तो इस छोटे से इंट्रो से आप सभी ना संविधान के महत्व को समझ चुके होंगे कि संविधान हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की है। चलिए, तो यहां तक अभी तक समझ चुके होंगे। अब हम अपने सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे। देखिए जी, अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोशन सा स्टडी पॉइंट, जाके सर्च मारना टेलीग्राम पे और आपको ये पीडीएफ पीपीटी जो है वो हम आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दें। ये सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं कि भैया संविधान आखिर है क्या, संविधान की क्या परिभाषा हो सकती है, हम संविधान की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। संविधान की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो संविधान की परिभाषा एक सिंपल एक किताब के तौर पे हम दे सकते हैं, एक किताब है, ठीक है। संविधान एक किताब के तौर पे आप ले सकते हो। जैसे किताब में क्या होता है कि सारे चैप्टर्स ना, इसमें देखो इस किताब में ना सारे चैप्टर्स क्रम अनुसार लिखे हुए, सारे चैप्टर एकदम क्रम अनुसार लिखे हुए। इसी तरीके से संविधान में भी क्या होता है कि सारे नियम कायदे कानून क्रम अनुसार लिखे होते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या भैया संविधान लिखित ही हो सकता है, अलिखित नहीं हो सकता? तो भाई संविधान के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले संविधान की परिभाषा समझ गए। संविधान की परिभाषा मैंने क्या दिया, देखो किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं, है ना। किसी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का संग्रह किया गया है उसी को हम क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। या सिंपल शब्दों में बोल दो, संविधान एक लिखित दस्तावेज है, लिखित या अलिखित कह सकते हो आप, दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है। संविधान की परिभाषा समझ गए आप। ये देखो क्या लिखा है, सरकार की शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों और देश के शासन को चलाने वाले मुख्य नियमों को तय करता है ना। संविधान यह तय करता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, नियम का पालन किस तरीके से होगा, सारी चीजें संविधान में लिखी होती। अब अगर हम संविधान की प्रकार की बात करें, जैसे मैंने वर्ड यूज किया कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, संविधान ना अलिखित भी हो सकता है। कई देशों का संविधान ऐसा है जिसको ना रिकॉर्ड्स के तौर पर लिख के नहीं रखा गया। जैसे हम इंडिया की बात करें, हमारे देश का संविधान लिखित तौर पे है ना, सारे नियम कायदे कानून उसमें क्रम अनुसार लिखे हुए, तब तो ये परिभाषा एकदम परफेक्ट बैठती है। लेकिन अगर हम यूके की बात करें, है ना, और इजराइल वगैरह की हम बात करें, तो वहां पे क्या है कि लिखित तौर पे नहीं है। वहां के नेताओं ने अपने संविधान को लिख के नहीं रख रखा, बल्कि संसद के कानूनों के अकॉर्डिंग वहां का संविधान एक तरीके से कार्य कर रहा है। वहां के नियम कायदे जो कानून है वो संसद के बनाए हुए कानूनों के अकॉर्डिंग चल रहा हो, ठीक है। लिखित तौर पे वहां पे कुछ भी नहीं है। तो देखो संविधान के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, जहां पे क्या होगा, सारे कायदे कानून नियम एक दस्तावेज में लिख दिए जाएंगे, इसको हम बोलते हैं लिखित संविधान, ठीक है। और दूसरे होते हैं अलिखित संविधान, जिसमें नियम कायदे कानून दस्तावेज के तौर पे नहीं लिखे जाते, ठीक है। ये परंपरा के अनुसार, ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार यहाँ पे न्याय की व्यवस्था की जाती है, कानूनों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लिखित संविधान के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे इंडिया है, इंडिया का जो संविधान है वो रिटर्न में लिखित तौर पे है। अमेरिका की बात कर लो,
जापान की बात कर लो बच्चे, ये ऐसे देश है, ऐसे मुल्क है जिनके संविधान लिखित तौर पे है। और अलिखित अगर संविधानों की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है, इजराइल में है। ये ऐसे देश है जहां के संविधान को ना लिखित तौर पे नहीं रखा गया है, लिखित दस्तावेज के तौर पे नहीं है, बल्कि जो संसद जो कानून बनाने लग रही है ना, संसद के कानूनों के अकॉर्डिंग चलती है, या फिर जो पुराने परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से वो नियम कायदे वगैरह फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलिखित संविधान जो है वो काम करता है। बोलो अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना, बोलो हाँ, ठीक है, हाँ लिख देना, हाँ बस हाँ लिख देना, यस मत लिखना, हाँ, ठीक है, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते बच्चे, अब अगले स्लाइड की तरफ देखो। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं जिन्होंने संविधान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऊपर के दो चार जो लोग हैं, जैसे कि आप अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, है ना, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इन सबके नाम आप याद रखिए। संविधान को बनाने में इन महान पुरुषों का योगदान है और इन महान पुरुषों को शत शत नमन। भाई इनके वजह से ही आज हमारा संविधान है, ठीक है, जिसके वजह से हम इस भारत जैसे विशालकाय देश में स्वतंत्र रूप से रह रहे, जहां पे सभी नागरिकों को समानता स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो देखो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे हमारे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में चुने गए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ओके सबको। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं। तो भाई संविधान का जो प्रारूप था उसको तैयार करने के लिए एक अध्यक्ष चुने गए थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिनको संविधान का, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना, ठीक है। भारतीय समाज के हीरो के तौर पे इनको हम देख सकते हैं। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करें तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर वी.एन. राव। सर वी.एन. राव की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी भारतीय संविधान को बनाने में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व भर के सारे संविधानों को इकट्ठा कर लिया और उन सारे संविधानों का बहुत ही गहन पूर्वक अध्ययन किया, विश्लेषण किया। जो भी संविधान में जो प्रावधान थे दूसरे देशों के, दूसरे मुल्कों के संविधान में, उन सभी को छाटा, अलग किया और देखा कि भाई जो प्रावधान हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बेहतरीन है, उनको अलग करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को सौंप दिया। फिर इन्होंने उसको उतारा भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं। तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष थे भाई भारतीय संविधान सभा के, एक एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे ये भी उपाध्यक्ष थे। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। ऊपर के देखो ये 3 नाम आपके 11th क्लास के एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, 3 नाम तो भाई रहते ही रहते हैं, 3 नाम तो आता ही आता है। बाकी आप एक्स्ट्रा जो 3 नाम दे रखे हैं वो भी याद कर लेना, काम ही आएगा, कुछ फालतू की चीजें इसमें नहीं है, ठीक है जी। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके भारतीय संविधान के बारे में, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था भाई। भारतीय संविधान को बनने में इतना टाइम लग गया था। और टोटल अधिवेशन की बात करें, है ना, सेशन कितने लिए गए थे, सेशन कितने बुलाए गए थे, तो 11 अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अलावा पहली बैठक की अगर हम बात करें तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। देखो 3 बैठक जो है ना, 3 बैठक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बैठक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में बुलाई गई थी, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 11 तारीख को, है ना, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य स्थायी सदस्य चुना गया, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख को तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, मतलब भारतीय संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों बनाने जा रहे हैं, है ना, उद्देशिका जिसको हम बोलते हैं, उसको पेश करने का काम 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 अधिवेशन जो बुलाए गए थे, है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 अधिवेशन कह रहा हूं, 3 बैठक जो बुलाई गई थी संविधान सभा की, जो 3 बैठक बुलाई गई थी स्टार्टिंग के 9
11 और 13 का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई संविधान अंगीकृत कब हुआ, मतलब पास कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया, मतलब पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, लागू नहीं हुआ, लागू हम बाद में करते हैं ना। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार कर लिया गया, और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये भी डेट याद रखिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी डेट को, इसी तारीख को हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो बन के तैयार हो गया था बच्चे, ठीक है। अब देखो लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है, और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल फेस्टिवल है ना, राष्ट्रीय अवकाश मिलता है इस तारीख को, आप सभी को मालूम है, ठीक है जी। तो ये कुल मिला के कुछ डेट्स थे जो कि आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान के बारे में, आता है ये बार में, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन क्या था भैया, कैबिनेट मिशन, तो भारतीय संविधान के निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं और कैबिनेट मिशन की बात ना करें, एक क्रिप्स मिशन था, एक था क्रिप्स, क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था, 1942 में। लेकिन इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता है, लेकिन कैबिनेट मिशन का भारतीय संविधान के निर्माण में काफी ज्यादा योगदान रहा, इसीलिए हमें कैबिनेट मिशन का जिक्र करना है। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 1946 में ये मिशन जो है, इस मिशन की बात करें तो 1946 में, है ना, ये भारत आया, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान निकालने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। मीन्स की जैसे अगर संविधान बनाने की बात करें, क्योंकि अंग्रेजों को इस समय तक एहसास हो चुका था कि भारत अब आजाद हो जाएगा, हालांकि बहुत ही जल्द, तो जरूरी है कि हम सिस्टमैटिक वे में भारत को आजादी दे, यानी कि संविधान बना दे कम से कम, ताकि नियम कायदे कानून सही से चल सके। तो इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और इस मिशन में 3 सदस्य थे, है ना, देखो यहाँ पे नाम दे रखा है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, है ना, ये 3 सदस्य थे, इस मिशन के 3 मुख्य सदस्य थे। मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना और संविधान निर्माण की व्यवस्था करना था, है ना। इस मिशन का मुख्य पर्पस क्या था, भारत को आजादी देना और साथ ही साथ भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन तथा अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था। जो संविधान सभा का, संविधान को बनाने से पहले, संविधान को बनाने के लिए जरूरी कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना होगा और एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए, है ना, जो कि देश की शासन व्यवस्था को संभालने का काम करेगी। इस योजना में भारत के विभाजन का विरोध किया गया था और एक संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो इस योजना में क्या किया गया, कैबिनेट मिशन की योजना थी, उसमें भारत के विभाजन का विरोध किया गया और एक संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया गया। संघीय व्यवस्था यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप कंटेंट इधर से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी लिखी हुई है। चलिए जी, कैबिनेट मिशन की बात हो गई, अब संविधान के कार्यों की बात कर लेते हैं। संविधान का क्या कार्य है भाई, है ना। देखो अगर हम जब संविधान की आवश्यकता की बात करते हैं और कार्य की बात करते हैं तो टॉपिक लगभग सिमिलर ही है, कुछ खास अंतर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जब संविधान की आवश्यकता पूछा जाएगा तो भी आप यहाँ पे ये पॉइंट्स वगैरह मिस करके आप मिक्सअप करके आप लिख सकते हैं, गलत आपका आंसर नहीं होगा, है ना बच्चे। देखिए क्या लिखा है, संविधान के कार्य की बात करें तो संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। जैसे कि अगर हम बात कर ले, भारत में सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका जिसका काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका जिसका काम है विधायिका द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, जो नियम बनाए जाएंगे उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, यानी कि जो कार्यपालिका, जो विधायिका ने कानून बनाया है, कार्यपालिका ने जो कानून लागू करवाया है, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा देना, ये न्यायपालिका का काम। तो ये सरकार के 3 अंग बने हुए हैं, है ना। ये तीनों अंगों का गठन किसके माध्यम से होता है भाई, संविधान के माध्यम से हो जाता है। तो संविधान का पहला कार्य हो गया सरकार के तीनों अंगों की स्थापना करना, है ना। दूसरा काम क्या है, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है। मतलब कि जो सरकार के तीनों अंग है उनके क्या काम होंगे और वो किस सीमा में रहकर काम कर सकते हैं, ये सब संविधान में लिखे गए हैं भाई। अपने अपने सीमा हद में रह के ही काम करते हैं, सीमा हद से बाहर नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री के जो कार्य निश्चित किए गए वही करेगा, न्याय का कार्य वो नहीं करेगा, है ना, किसी की फांसी नहीं रुकवा देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा
संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों की व्याख्या करता है ना जी। आपसी संबंध कैसे होंगे तीनों अंगों के बीच में, और जनता के लिए क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सब संविधान में लिखा हुआ है। संविधान जनता के विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, प्राकृतिक आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है ना। जो आम नागरिकों की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसकी झलक आपको संविधान में देखने को मिलेगा। संविधान इसी नजरिए से बनाई जाती है जिससे कि आम लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हो सके। ठीक है, तो ये भी संविधान का एक कार्य। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान क्यों चाहिए भाई, संविधान की आवश्यकता क्यों है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, है ना, हिमाचल प्रदेश बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड, हर जगह क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, पेपर में पूछा जाता है संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमें। तो सबसे पहला भाई, तालमेल बैठाने के लिए, समाज में तालमेल बैठाने के लिए संविधान चाहिए। मीन जैसे देखो, अगर आप किसी देश की बात करो, जैसे इंडिया की बात करो, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, मतलब भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश। अब ऐसे में देशों के बीच, मतलब लोगों के बीच में तालमेल बैठाने के लिए संविधान चाहिए, जो कि सभी लोगों को विश्वास दिला दे कि आप इस देश में सुरक्षित हैं, आप इस देश में सुरक्षित है और सद्भाव के साथ जीवन जी सकते हैं। ये संविधान विश्वास दिलाता है लोगों को, है ना। तो तालमेल बैठाने का काम करता है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। देखो, ये पॉइंट से ही रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से रिलेटेड है। संविधान लोगों में विश्वास दिलाता है ना, और विश्वास पैदा करने के लिए क्या करता है, मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। ऐसे नियम जो कि वास्तव में लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पे वो सद्भाव के साथ रह सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है कि भाई अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, किसके पास है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति, ये संविधान तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के लिए नियमों एवं अनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करते हैं। सरकार कैसे बनेगा, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, सरकार की शक्तियों पे कैसे सीमा लगेगा, ये सब संविधान में लिखा हुआ है ना। अगर जैसे कि अगर हम बात कर ले कि प्रधानमंत्री बनना है किसी को, तो 300 आपका 543, है ना, 543 लोकसभा की सीटें, इसमें से 50% प्लस 1 सीट चाहिए होगा सरकार बनाने के लिए। किसमें लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ, संविधान में लिखा है ना। सरकार कब गिरेगी, ये भी कहां लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। कैसे गिरेगी, संविधान में लिखा हुआ है ना। प्रधानमंत्री किस हद में रह के काम करेगा, मोदी जी अगर अपनी सीमा क्रॉस कर दिए, संविधान की अवहेलना कर दिया, इस्तीफा देना पड़ जाएगा भाई उनको। ठीक है, एक न्यायपूर्वक समाज की स्थापना के लिए भी संविधान की जरूरत है। न्यायपूर्वक समाज की स्थापना का मतलब है कि गरीब अमीर सबको एक साथ लेके चला समानता की स्थापना हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पा रहा, हालांकि यहाँ पे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा है कि भाई सरकार जो है वो गरीबों की भलाई के लिए काम करेगी, समानता के आधार पर जो विकास है उसको करेगी। लेकिन ऐसा करने में सरकारें, इंडिया में खास करके सरकारें असफल है। ठीक है जी। संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। एक संविधान से ही पता लगता है कि एक राष्ट्र जो है वो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, या फिर कैसा देश है, या फिर तानाशाही है, या फिर लोग सैनिक शासन व्यवस्था को फॉलो करने वाला देश है। ये सब एक संविधान, एक देश के संविधान से पता लगता है। ठीक है, तो संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। ये सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 नंबर में बनता है। सीबीएसई बोर्ड वालों तो सुन लो, सीबीएसई बोर्ड वालों सुन लो, 6 नंबर में क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले इधर पॉइंट्स लिखे हुए पढ़ लेना आप। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा। अब भारतीय संविधान सभा की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा, आपसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय संविधान को किसने बनाया या भारतीय संविधान कैसे बना, तो आपको संविधान सभा से शुरू करना, संविधान सभा के बारे में लिखना ही लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले संविधान सभा की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को किसी एक व्यक्ति ने, हम कह दें कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया, या फिर
अंबेडकर जी ने बना दिया, या फिर हम कह दें कि राजेंद्र प्रसाद जी ने बना दिया, या महात्मा गांधी ने बना दिया, गलत हो जाएगा। ये संविधान जो है वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बना। हाँ, हालांकि अंबेडकर जी का एक मुख्य योगदान रहा, सबसे ज्यादा योगदान रहा, और दूसरे नेताओं ने भी योगदान दिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने बनाया ऐसा नहीं। इसको बनाया है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया बच्चे? भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने, ठीक है। और यह मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर आधारित था। जो संविधान सभा बना था ना, संविधान सभा जो बना था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। जो सिफारिश कैबिनेट मिशन ने दिया था कि हाँ इसके यहाँ ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र से इतने सदस्य लेंगे, देसी रियासतों से इतने सदस्य लेंगे, है ना। तो ये सब आपके सारा जो व्यवस्था है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। देखो इसके आधार पर क्या था कि संविधान सभा के लिए टोटल कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो ये संविधान सभा बना था, इसमें टोटल संविधान सभा के सदस्य कितने सेलेक्ट किए भाई? कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, है ना। जिसमें से 292 ब्रिटिश शासन वाले प्रांत, है ना, ठीक है। ब्रिटिश शासन वाले प्रांत। देखो जब इंडिया की हम बात करते हैं ना बच्चे, इंडिया की अगर हम बात करें, जब ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं बच्चे, एक छोटा सा मैप बना देता हूं इंडिया का मैं। अच्छा, जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं तो उस समय अंग्रेजों का कब्जा था। 1947 से पहले अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन भारत में ना छोटी छोटी देसी रियासतें होती थी। देसी रियासतें होती थी जो, जहां पे किसका शासन होता था? रियासतों की अगर हम बात करें, देखो दूसरे नंबर पे लिखा है देसी रियासतें, या इसको रजवाड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजवाड़े। तो ये जो रजवाड़े होते थे, यहाँ पे किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। राजाओं ने क्या कर रखा था? राजाओं ने क्या कर रखा था बच्चे? राजाओं ने कर रखा था अंग्रेजों की जो स्वायत्तता है उसको स्वीकार कर रखा था। उनके अंदर उनकी अधीनता, कहीं ना कहीं उनकी अधीनता स्वीकार कर रखा था। और लेकिन शासन क्या है? राजा ही चलाते थे। रजवाड़ों के शासन को राजा ही चलाते। तो ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र का मतलब है कि जहां पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। रजवाड़े वाले एरिया पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण नहीं था, राजाओं का नियंत्रण होता था। लेकिन राजा किसके अधीन रह के काम कर रहे हैं? अंग्रेजों के अधीन रह के काम कर रहे हैं, है ना। और ये 4 सीटें जो थी वो मुख्य आयुक्तों की थी, ठीक है, जो अंग्रेज थे, 4 पूरे अंग्रेज, ठीक है। जो मुख्य आयुक्त हुआ करते थे उनको सीटें दी गई थी। 4 ऐसे मुख्य आयुक्त चुने गए थे। तो यहाँ पे देखो 292 सीटें ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों से चुने गए, 93 सीटें देसी रियासतों वाले एरिया से लिया गया, और 4 जो सीटें थी वो मुख्य आयुक्तों को दिया गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे 389 सीटें टोटल थी संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की अगर हम चुनाव की बात करें, 1945-46 से चुनावों के विजेताओं को सीधे सदस्यता दी गई थी। जो 1900 भारत में क्या होता है, 1945-46 में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो उन इलेक्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे लीडर्स जो है वो कांग्रेस, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स होते हैं, कुछ मुस्लिम लीग के भी लीडर्स होते हैं जो कि जीतते हैं। तो उनको भी डायरेक्ट सदस्यता मिल जाती है संविधान सभा में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को इनमें भारी बहुमत मिली, लगभग 82% जो सीटें थी, यानी कि 82% सीटें जो थी वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। विभाजन के बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा की वास्तविक संख्या घटकर 299 ही रह गई थी। पहले देखो यहाँ पे कितनी सीटें थी? 389। लेकिन विभाजन के बाद हम देखते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अलग हो गई, है ना। तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद संविधान सभा के टोटल जो सदस्यों की संख्या रह गई वो घट के 299 ही रह गई थी, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रारूप समिति। देखिए आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना, है ना। जिसमें क्या था कि भाई दूसरे देशों का संविधान से चीजों को देखना, विश्लेषण करना, फिर उसको ऐड करना है या नहीं करना है, ये सब चीजों का देखरेख करना का काम जो है वो प्रारूप समिति का था। तो देखो इसका गठन 29 अगस्त
1947 को भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किया गया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था, जिनको आपको पता है कि जिनको हम भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिन्होंने मिलकर विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया। देखो, इस समिति के टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और इनका काम क्या था? दुनिया के दूसरे देशों का संविधान का विश्लेषण करना, और जो भी नियम, कायदे, कानून दूसरे देश में बनाए गए हैं और वो हमारे संविधान में, मतलब हमारे समाज के अकॉर्डिंग यूजफुल है, उसको भारतीय संविधान में ऐड करना। इसका मुख्य काम था भारत के लिए एक मजबूत, लोकतांत्रिक और लिखित संविधान का कच्चा प्रारूप तैयार करना, है ना। कच्चा प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करना, फिर उसको फिर एक पक्के तौर पे, नियम वगैरह के तौर पे उसको संविधान में लिखा जाए। इस समिति की कड़ी मेहनत से ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो ये आपका प्रारूप समिति के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। मतलब कि भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें कि कहां कहां से इसमें प्रावधान ऐड किए गए। वीवीआई क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड वाले फिर से आपको कहूंगा 6 नंबर के लिए फिक्स है। इस चैप्टर से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो भारतीय संविधान की जरूरत क्यों है, हमें आवश्यकता क्या है भारतीय संविधान की आवश्यकता, और दूसरा भारतीय संविधान का स्रोत। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को हम उधार का थैला क्यों कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। या भारतीय संविधान के स्रोत बताइए, या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, या भारतीय जो संविधान है एक पुष्प गुच्छ की भांति है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़े रहोगे लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, तो समझ लेना और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। तो भारतीय संविधान के अगर स्रोत की बात करें, ठीक है, तो संविधान का लगभग जो 75% अंश है वो हमारा जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% जो चीजें है इसी अधिनियम से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। ये जो स्रोत आपको मैं बता रहा हूं इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत बखूबी बताया गया है ना। जिसमें सबसे पहला ब्रिटिश संविधान की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से हमने सबसे पहला प्रावधान कौन सा लिया है? चुनाव प्रणाली, है ना, इलेक्शन सिस्टम। मीन जैसे आपको पता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, इंडिया में जो इलेक्शन की प्रणाली है वो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली है। इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप आपको पता है, जिसमें प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शासक है और प्रधानमंत्री सारे पावर का यूज करता है। तो ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में भी सेम ऐसा ही है। वहां पे राजा या महारानी होती है जो कि नाम मात्र की होती है, वहां का प्रधानमंत्री वास्तव में शक्तियों का यूज करता है। कानून के शासन का विस्तार, ठीक है, या फिर कानून का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में, ठीक है, विधायिका में अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की जो विधि है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। उसके बाद अमेरिका के संविधान की बात कर ले तो 3 मुख्य पॉइंट रहेंगे जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकारों की सूची, 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान है ना। ये मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है कि हाँ भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, मौलिक अधिकारों के बारे में हमारा अगला चैप्टर भी आने वाला है। तो ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का मतलब है कि जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए उसकी जांच पड़ताल न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। ये जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो पूरा प्रावधान है ये भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है, आयरलैंड का संविधान, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम अगले अध्याय में डिटेल में बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सरकारों के लिए होता है कि सरकार क्या करेंगे, कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए उनके लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक। निर्देशक का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। निर्देशन मतलब डायरेक्शन देना। तो सरकारों को डायरेक्शन देने के लिए संविधान में ना कुछ प्रावधान किए जाते हैं, इसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चे। उसके बाद आप फ्रांस के संविधान की बात कर लो तो फ्रांस के संविधान से हमें याद आता है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति यानी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये यहां से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप कनाडा का संविधान की बात कर लो तो संघात्मक सरकार का स्वरूप जो है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा अलग अलग सूचियों के माध्यम से किया गया है ना, और शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाया गया है।
इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, ठीक है। आपको पता है कि भारत में संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिला हुआ है। ये प्रावधान भी कर्नाटक के संविधान। और एक होता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां बोले तो एक मतलब कुछ ऐसे विषय होते हैं ना जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में होगा, ना राज्य सूची में होगा, ना समवर्ती सूची में होगा। तो उन शक्तियों को हम क्या बोलते हैं, उन विषयों को हम अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। जैसे कि अगर हम साइबर क्राइम की हम बात कर ले, है ना, साइबर से रिलेटेड मुद्दों की हम बात कर ले, तो ये नए विषय है। इसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। तो इस पर कानून कौन बनाए? तो अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमेशा केंद्र सरकार को। तो ये जो विषय है ये भी हमने कर्नाटक के संविधान से लिया। तो 3 विषय आपके कर्नाटक के संविधान से हो जाएगा। संघात्मक सरकार का स्वरूप, शक्तिशाली केंद्र सरकार और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। ठीक है जी, ओके सबको? ओके तो बोलो हाँ, ओके तो बोलो हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको कर लेना। संविधान की विशेषता क्या है भाई? अब अगले टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ भी करवाने को नहीं है भाई, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं है? अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या खासियत है इसकी, फीचर्स क्या है ना? तो जनप्रतिनिधि द्वारा निर्मित है, मतलब कि कहीं ना कहीं आम जनताओं के जो डिमांड्स थे उसी के आधार पर संविधान को बनाया गया था। लिखित और संपूर्ण संविधान है ना? भारतीय संविधान एक लिखित और संपूर्ण संविधान है। ठीक है, यह संपूर्ण पर संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। तो भारतीय संविधान की खासियत क्या है कि ये संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करता है, जहां पे किसी के धर्म की अनदेखी नहीं होती, है ना। समता मूलक समाज की स्थापना पर प्रेरित है, मतलब कि सभी को समान लेके चलता है। नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान ने हमें मूल अधिकार भी दे रखे हैं और हमारे मूल कर्तव्य जो है उसकी व्याख्या भी कर रखी है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कर रखी है, जो कि कोई भी कानूनों का या संविधान के खिलाफ जाएगा उसको सजा देगा, सजा देने का काम करेगा, है ना। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की खासियत क्या है कि इसने संसदीय व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी यहाँ पे व्यवस्था आपको दिख जाएगा, इसके बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। किसी भी टॉपिक में कहीं भी रत्ती भर भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख देना, जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा भाई, जरूर से जरूर। ठीक है, देखो इस चैप्टर से अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं ना बच्चे, 100% ये क्वेश्चन पेपर में आता है। भारतीय संविधान के स्रोत या भारतीय संविधान को उधार का थैला हम क्यों कहते हैं, 100% पेपर में आता है। करके जाना भाई, ठीक है। ब्रिटिश संविधान, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे। देखो 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट है ना, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दे रखा, तो हालांकि हमने इसके बारे में नहीं बताया। आपके पास थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो तो लिख, लेकिन ये इनफ है ना। कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कंट्री के बारे में आप लिख दो, और पॉइंट्स भी बहुत सारे बन रहे हैं। इधर से 4 पॉइंट बन रहे हैं, इधर से 3 पॉइंट बन रहे हैं, इधर से 1 पॉइंट बन रहा है, इधर से 3 बन रहे हैं ना। तो आपका आंसर ठीक ठाक बन रहा है, तो ये आप करके जाना। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा के बारे में जरूर कर लेना, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान मतलब संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान की जरूरत हमें क्यों, 100% है। 2 टॉपिक तो मैंने आपको पहले बता दिया, भारतीय संविधान की आवश्यकता और भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप कर लेते हो, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सब आप कर पाओ। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है फिर कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई देरी किस बात की है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलेंगे फिर आप सभी से
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। हाँ, अगली वीडियो के लिए कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।